फूलन देवी एक साधारण सी लड़की जिसकी महज 13 साल की उम्र में जबरन चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह कर दिया गया। इसके बाद ससुराल में हुए शोषण और अपमान ने उसके दिल को छलनी कर दिया। हालातों ने बचपन में ही उसे समाज के उन सभी पैंतरों का अनुभव करवा दिया था जिनकी आड़ में उस वक्त हर रोज मानवता को कुचला जाता था। लोगों ने उस पर इतने अत्याचार किए कि उसके शरीर से पसीना नहीं बल्कि लहू बहता था। लेकिन जब उसकी हिम्मत जवाब दी गई तो फिर उसने भी बंदूक उठाकर उनकी नदियां बहा दी। ये कहानी है दस्यु सुंदरी फूलन देवी की। फूलन देवी का जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में गोरहा का पुरवा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो एक गरीब मल्लाह परिवार में पैदा हुई थी। फूलन अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से ही फूलन बहुत गुस्से वाली और साहसी लड़की थी। वो अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। गांव वालों को ये बात तभी समझ में आ गई थी जब फूलन के चाचा ने उसके पिता की जमीन हड़प ली थी। फूलन अभी छोटी ही थी, उसकी उम्र कोई 10 या 11 साल की थी। एक दिन जमीन के बंटवारे को लेकर उनके घर में झगड़ा शुरू हो गया। फूलन अपने पिता का पक्ष ले रही थी। उसी दौरान झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि अचानक गुस्से में आकर फूलन ने पास पड़ी एक ईंट उठाई और अपने चचेरे भाई के सिर पर दे मारी, जिससे वो घायल हो गया। लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश के इन पिछड़े गांव में एक मल्लाह की बेटी का यूं अपने से बड़े लड़कों से लड़ जाना समाज और बिरादरी वालों को गवारा नहीं था और अपने हक के लिए आवाज उठाने की सजा फूलन देवी को ये मिली कि उसके पिता ने उसकी चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह करवा दिया। 12 साल की उम्र में फूलन की शादी उससे 30 साल बड़े पुत्ती लाल नाम के अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी गई। पुत्ती लाल जबरदस्ती उसे अपने घर ले गया। उसने वहां फूलन का बलात्कार किया और जब वो इन संबंधों का मतलब भी नहीं समझती थी तब उसे इन संबंधों के लिए मजबूर किया गया, जिस कारण फूलन बार बार ससुराल से भागकर वापस अपने घर आ जाती। फूलन के बार बार वापस आने के कारण उसके पिता भी परेशान हो गए, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की परेशानी नजर नहीं आती थी। इसी तरह एक बार जब फूलन ससुराल से भागकर वापस आई तो उसके पिता ने उसे बहुत पीटा और फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि फूलन उसके साथ मारपीट करती है और फूलन ने उसकी सोने की अंगूठी भी चुराई है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने फूलन को गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिया, लेकिन 3 दिन तक लॉकअप में बंद रहने के दौरान फूलन पर वहां भी जुल्म ढाए गए और थाने के स्टाफ ने भी उसका शोषण किया। फूलन के जेल से वापस आने के बाद उसके पिता ने उसे फिर ससुराल भेज दिया, लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि उसके पति पुत्ती लाल ने दूसरी शादी कर ली है। ससुराल वाले फूलन के साथ एक बार फिर मारपीट करते हैं और उसे वापस मायके भेज देते हैं। उसके माता पिता तो पहले ही उसका साथ छोड़ गए थे और अब ससुराल से भी फूलन का रिश्ता खत्म हो चुका था। लेकिन इस बार फूलन देवी अपने घर नहीं गई। अपने घर वालों का सख्त रवैया और पुलिस थाने में जो कुछ भी फूलन के साथ हुआ था, इन सारी बातों ने उसे बागी बना दिया। अब फूलन बच्ची नहीं बल्कि चोट खाई हुई शेरनी बन चुकी थी। इसके बाद उसका संपर्क एक ऐसे अजनबी इंसान से हुआ जो फूलन को अलग ही रास्ते पर ले गया, या फिर यूं कहे कि उसने फूलन को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। दरअसल फूलन जिन लोगों के संपर्क में आई थी वे चंबल के डाकुओं से मिले हुए थे और उन्हीं के लिए काम करते थे। फिर एक दिन फूलन अचानक गायब हो गई। असल में वो चंबल की सुनसान घाटियों में पहुंच गई थी। उन लोगों ने फूलन देवी को बाबू गुर्जर गैंग में पहुंचा दिया था। इस गैंग में बाबू गुर्जर के बाद विक्रम मल्लाह का नंबर आता था। विक्रम मल्लाह फूलन देवी की जाति से ही था और उसे फूलन की कहानी अच्छी तरह से मालूम थी, इसीलिए उसके दिल में फूलन के लिए कुछ नरम भावनाएं थी। लेकिन बाबू गुर्जर की गिद्ध जैसी नजर हमेशा फूलन देवी पर रहती थी। एक रात जब वो फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक वहां पर विक्रम मल्लाह पहुंच गया। उसने बाबू गुर्जर को ऐसा करने से मना किया, लेकिन जब बाबू गुर्जर नहीं माना तो उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कई मिनट तक चली इस लड़ाई में आखिरकार विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर को जान से मार दिया। अब इस गैंग में विक्रम मल्लाह ही लीडर था और फूलन उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि विक्रम पहले से शादीशुदा था। विक्रम ने ही फूलन देवी को राइफल चलानी सिखाई। एक डाकू क्या होता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है और उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, ये सारी बातें फूलन को विक्रम मल्लाह ने सिखाई थी।
इसके बाद ये गैंग लूटपाट और छोटी मोटी किडनैपिंग जैसे काम करके लोगों से पैसे वसूलने लगा। इसी बीच फूलन देवी विक्रम मल्लाह और अपनी गैंग के साथ एक दिन अपने ससुराल यानी पुत्ती लाल के घर पहुंचती है। वो अपने पति को घसीटते हुए घर से बाहर लेकर आती है और गांव के चौराहे पर लाकर उसे बुरी तरह पीटती है। वो उसे अधमरा करके छोड़ती है। इसके बाद फूलन उस गांव में ऐलान करती है कि गांव के किसी भी अधेड़ उम्र या बुजुर्ग मर्द ने अगर किसी मासूम बच्ची से शादी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबू गुर्जर के गैंग में वैसे तो अलग अलग जाति के लोग थे, लेकिन उस गैंग में राजपूतों का दबदबा था। इस गैंग के दो लोग श्री राम और लाला राम पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। वो दोनों जेल में थे, लेकिन जब वो दोनों जेल से छूट कर आए तो उन्हें पता चला कि विक्रम मल्लाह ने फूलन के चक्कर में सरदार को गोली मार दी है। इस बात से खुन्नस खाए श्री राम और लाला राम जाति के आधार पर गैंग में दरार डालने लगे और नतीजा ये निकला कि राजपूत जाति के ज्यादातर लोग एक तरफ हो गए। उस गैंग में मल्लाह जाति के लोग वैसे भी कम थे। वो लोग विक्रम मल्लाह के साथ खड़े हो गए, जिसके बाद उन दोनों गुटों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई में विक्रम मल्लाह मारा गया। श्री राम और लाला राम फूलन को उठाकर अपने गांव बेहमई में ले गए। वहां उन्होंने फूलन को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर लगातार कई दिनों तक बारी बारी से दर्जनों लोगों ने फूलन के साथ कार किया। उस गांव में एक मल्लाह जाति का आदमी भी रहता था। जब उसे पता चला कि फूलन की हालत बहुत खराब है तो उसने ये बात विक्रम मल्लाह गैंग में काम करने वाले मान सिंह को बताई। मान सिंह उसी शाम उस कमरे से थोड़ी दूर छुपकर बैठ गया जिस कमरे में फूलन को बंद कर रखा था। वो श्री राम और लाला राम के बीहड़ जाने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही वो लोग घाटियों में अपने गैंग की तरफ निकले तो मान सिंह चुपचाप उस कमरे में घुस गया। उसने फूलन देवी को उठाकर बाहर खड़ी बैलगाड़ी में बिठाया और उसे वहां से निकाल कर ले गया। मान सिंह ने फूलन को बताया कि विक्रम मल्लाह की गैंग खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से फूलन देवी ने बाबा मुस्तकीम नाम के एक मुस्लिम डकैत की गैंग ज्वाइन कर ली। लेकिन फूलन को अब सिर्फ डकैत नहीं बनना था, बल्कि उसे तो बदला लेना था और बदले के लिए उसे एक बड़ी गैंग की जरूरत थी। आखिरकार मान सिंह की मदद से फूलन ने एक बार फिर नई गैंग तैयार की। सिर्फ 7 महीने के अंदर फूलन और मान सिंह ने अपनी खुद की एक ताकतवर गैंग खड़ी कर ली। फूलन देवी की जिंदगी में विक्रम मल्लाह की जगह अब मान सिंह ने ले ली थी। इस मल्लाह गैंग की लीडर खुद फूलन देवी थी। ये लोग शुरू में छोटी मोटी रॉबरी करते थे, लेकिन फूलन देवी ऊंची जाति के लोगों को ज्यादा टारगेट किया करती थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब फूलन अपने साथ हुए उस जुर्म का बदला लेने के लिए तैयार थी। 14 फरवरी 1981 का दिन था। बेहमई गांव में उस दिन एक राजपूत परिवार में शादी थी। फूलन देवी को खबर मिली कि श्री राम और लाला राम भी अपनी गैंग के साथ बेहमई गांव में शादी अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद फूलन देवी के गैंग ने इस गांव पर पुलिस की वर्दी में अचानक हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और सभी लोग अपने घरों में छुप गए। फूलन देवी ने मेगाफोन पर चिल्लाकर गांव वालों से श्री राम और लाला राम को उसके हवाले करने के लिए कहा, लेकिन जब कोई भी बाहर नहीं निकला तो फूलन ने अपने साथियों को ऑर्डर दिया कि गांव में जितने भी मर्द हैं उन सबको घरों से बाहर लेकर आओ, लेकिन महिलाओं और बच्चों को कोई कुछ नहीं कहेगा। फूलन की गैंग 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, जिनमें से एक तो गांव को घेर के खड़ी थी और पहरा दे रही थी, दूसरी घरों में जाकर आदमियों को घसीट के बाहर लेकर आ रही थी और तीसरी लोगों के घरों से कीमती सामान और बर्तन चुरा रही थी। सभी लोगों को बाहर लाया गया और एक एक करके उन सबसे श्री राम और लाला राम के बारे में पूछा गया। वहां पर मौजूद लोगों में 2 बंदे तो श्री राम और लाला राम की गैंग के ही थे, लेकिन श्री राम और लाला राम उस वक्त बेहमई गांव में मौजूद ही नहीं थे। गांव के लोगों ने फूलन के सामने कसम खाई कि उन्हें उन दोनों की कोई खबर नहीं है, लेकिन उस दिन फूलन देवी के सिर पर तो जुनून सवार था। उसने 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और एक बार फिर पूछा कि श्री राम और लाला राम कहाँ है। लेकिन जब कोई भी जवाब नहीं मिला तो उसने उन सबको एक साथ गोली मरवा दी। टोटल 150 गोलियां चली और 22 के 22 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये वारदात इतनी भयानक थी कि हमारे देश की सरकार तक हिल गई थी और उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने तो इस पूरे कांड की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा तक दे दिया था। फूलन के सिर पर 10,000 रुपए का इनाम रख दिया गया, जिसके बाद से पूरे देश में फूलन देवी का नाम घर घर लिया जाने लगा। इस बेहमई कांड ने फूलन देवी को दस्यु सुंदरी के नाम से मशहूर कर दिया था, जबकि मीडिया ने उसे बैंडिट क्वीन नाम दे दिया था।
और यहीं से फूलन देवी बैंडिट क्वीन के नाम से फेमस हो गई। अब फूलन देवी का नाम डाकुओं की दुनिया में सबसे बड़ा बन चुका था। इस कांड के बाद ठाकुर लोग फूलन के और ज्यादा खिलाफ हो गए। इधर भारत सरकार के लिए भी ये सबसे बड़ी टेंशन बन गई थी, क्योंकि डर था कि कहीं ये मामला जातीय हिंसा में ना बदल जाए। उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा था कि किसी भी तरह फूलन देवी से सरेंडर करवाया जाए। फूलन और उसकी गैंग अक्सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच घूमती रहती थी, इसलिए दोनों राज्यों की पुलिस ने फूलन देवी से सरेंडर करवाने की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस फूलन को तलाश करने लगी, पर वो हाथ नहीं आती थी। लेकिन उस वक्त मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पोस्टेड एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी अपने सूत्रों के जरिए फूलन देवी के साथ लगातार संपर्क में थे। 5 दिसंबर की रात को कड़ाके की ठंड में राजेंद्र चतुर्वेदी अपनी बाइक पर सवार होकर चंबल की ओर निकल पड़े। वहां उनकी मुलाकात एक डाकू से हुई जो फूलन देवी के गैंग का ही था। वो डाकू राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन देवी से मिलवाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी दूर आगे चलकर चंबल नदी के किनारे राजेंद्र चतुर्वेदी की मुलाकात मान सिंह से हुई, जो फूलन देवी का राइट हैंड था। पहले तो मान सिंह राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन से मिलवाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बहुत समझाने के बाद मान सिंह सरेंडर वाली बात करने के लिए राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन देवी के पास ले गया। कैंप में पहुंचने के बाद फूलन देवी ने राजेंद्र चतुर्वेदी के पैर छुए और सम्मान के तौर पर उनके पैरों में 501 रुपए भी रखे। लेकिन जैसे ही राजेंद्र चतुर्वेदी ने सरेंडर करने वाली बात कही तो फूलन देवी भड़क गई। उसने चतुर्वेदी जी से कहा कि आपके कहने से मैं सरेंडर कर दूंगी क्या? मैं फूलन देवी हूँ, अगर चाहूँ तो इसी वक्त मैं आपको गोली मार सकती हूँ। बात बिगड़ती देख मान सिंह ने बीच बचाव किया और फूलन को शांत करवाया। थोड़ी देर बाद जब फूलन थोड़ा नॉर्मल हुई तो उसने खुद ही राजेंद्र चतुर्वेदी के लिए खाना भी बनाया। इसके बाद फूलन सवाल पूछती है कि इस बात की क्या गारंटी है कि सरेंडर करते ही पुलिस मुझे गोली नहीं मार देगी? चतुर्वेदी ने फूलन को बताया कि ये सारा काम मुख्यमंत्री की मर्जी से किया जा रहा है और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे किसी भी आदमी को डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद फूलन सरेंडर के लिए मान गई, लेकिन तभी उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच फूलन की गिरफ्तारी को लेकर दिक्कतें शुरू हो गई। दरअसल बेहमई कांड के बाद फूलन को डर था कि अगर वो उत्तर प्रदेश जाएगी तो उसकी हो सकती है, इसलिए फूलन ने सरेंडर करने से पहले कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त, वो सरेंडर सिर्फ मध्य प्रदेश में करेंगी। दूसरी शर्त, उन्हें ए ग्रेड जेल में रखा जाए। तीसरी शर्त, उसके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। चौथी शर्त, उसके परिवार को जमीन दी जाए। पांचवी शर्त, उसे या उसके गैंग के किसी भी सदस्य को फांसी की सजा ना दी जाए। इन शर्तों को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हालात टकराव तक पहुंच गए। दरअसल यूपी पुलिस चाहती थी कि फूलन यूपी में सरेंडर करे, क्योंकि बेहमई कांड वही हुआ था। लेकिन फूलन और मध्य प्रदेश सरकार चाहती थी कि सरेंडर मध्य प्रदेश में ही हो। इस खींचतान में इतना तनाव बढ़ा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुस्से में आकर मध्य प्रदेश पुलिस के कुछ जवानों को हिरासत में ले लिया था। हालात बिगड़ते देख फूलन और उसकी गैंग फरार हो जाती है, क्योंकि अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो यह धोखा था। उधर राजेंद्र चतुर्वेदी पर सरेंडर के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो एक बार फिर फूलन से मिलने के लिए चंबल की बीहड़ों में पहुंच जाते हैं। इस बार उनके साथ उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा भी था। एसपी चतुर्वेदी ने फूलन की गोद में अपना बच्चा रखते हुए कहा कि अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो जमानत के तौर पर आप लोग मेरा बच्चा रख लो। ये बात सुनकर फूलन देवी एक बार फिर सरेंडर के लिए तैयार हो जाती है और 13 फरवरी 1983 के दिन फूलन देवी ने 80,000 लोगों की भीड़ के सामने सरेंडर किया। फूलन अपनी राइफल और बेल्ट उतारकर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कदमों में रख देती है। इसके बाद फूलन देवी को जेल भेज दिया गया और 11 सालों तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन साल 1994 में जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उन्होंने फूलन देवी के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए। टोटल 48 मुकदमों को वापस लेने के बाद फूलन देवी एक आजाद और आम नागरिक की तरह रहने लगी। और फिर साल 1995 में फूलन ने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए उम्मीद सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। साल 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा में पहुंच गई। इसके बाद साल 1998 में उन्होंने फिर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो हार गई। फूलन को लगता था कि इतने सालों में लोग बेहमई कांड को भूल चुके होंगे, लेकिन एक व्यक्ति था
जो फूलन से बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। साल 1999 में जब फूलन देवी ने एक बार फिर मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और वो दूसरी बार भी जीत गई, लेकिन ये फूलन की जिंदगी की आखिरी जीत थी। दरअसल हुआ ये था कि 25 जुलाई 2001 के दिन दोपहर 1:20 पर दिल्ली के संसद का सत्र खत्म होने के बाद फूलन देवी हर दिन की तरह सफेद मारुति कार से अपने घर लौट रही थी। लेकिन जैसे ही फूलन अपने घर के सामने गाड़ी से नीचे उतरी और गेट की तरफ बढ़ी तो अचानक घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फूलन देवी जमीन पर गिर गई और कुछ देर बाद उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन अब सवाल था कि ये सब किसने किया, और इससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्यों किया था। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि अचानक 2 दिन बाद पंकज उर्फ शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और जिम्मेदारी ली कि इस घटना को उसी ने अंजाम दिया है। लेकिन जब शेर सिंह ने इस वारदात को अंजाम देने की असल वजह बताई तो हर कोई हैरान रह गया। शेर सिंह का कहना था कि उसने बहमई कांड में मारे गए 22 राजपूतों का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है, और इस तरह फूलन देवी भी उसी गोली का शिकार हो गई जिस बंदूक और गोली से उसने अपने साथ हुए अत्याचार का बदला पूरा किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।